जो बच्चे फाइनेंशियली अच्छे हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं बड़ा बड़ा कोचिंग, या फिर ये जो लीग का मामला है, आई थिंक आई शुड नॉट कमेंट ऑन दिस, बट मुझे बस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज में पैसे दे के और उसके बाद जो एग्जाम होता है उसको लीक करवा दें। अब जो बेचारे गरीब बच्चे, उनका क्या, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि भैया मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहता हूँ, बट इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर ये नहीं होगा। मतलब बच्चे इस पढ़ाई को भी एक किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की भी गारंटी या श्योरिटी नहीं है कि भैया मेहनत करने के बाद भी क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। और आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है हर स्टूडेंट के लिए। एनटीए ने इतना बड़ा स्कैम किया है कि आप इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब कोई बच्चा है जिस मतलब आप उसके फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने कोचिंग्स को बिजनेस नहीं बनाया, जो लोग दिल से बाय हार्ट पढ़ाते हैं, उन लोगों को स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक सही कंटेंट प्रिपेयर करने में और डिलीवर करने में ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो रिजल्ट टीचर के साथ साथ वो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी नहीं मिला, क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन ना होना टीचर का इससे बड़ा फेलियर क्या ही होगा। एग्जाम कब से हुआ है? आई थिंक 2 से ढाई महीना हो चुका है। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम कराओ, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस भूल चुका है। अब आप री एग्जाम कराते हो तो उसके उस बच्चे के साथ नुकसान हो गया। एनटीए को एक मेल डाला कि मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो उधर से रिप्लाई आता है बहुत ज़्यादा शार्प। रिप्लाई में क्या बोल रहे हो, ईमेल में उसकी फटी हुई मार्किंग स्कीम जो थी उसकी वो OMR सीट थी, उसको भेज दिया और उसमें बोलते कि आपकी OMR सीट फटी हुई निकली है तो आपका रिजल्ट इसलिए जनरेट नहीं हुआ। बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा सोचे, अगर कोई बच्चा अपनी सीट फाड़ेगा तो उस केस में क्या इन्विजिलेटर उस सीट पे एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब एनटी इतने इलॉजिकल, इतने ज्यादा इलॉजिकल है कि कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। रिलेशनशिप होते हैं तो जो हम एक दूसरे से क्लासमेट से लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं या दोस्ती कर बैठते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसका पढ़ाई पर क्या असर है? शिक्षा की लगन हर इंसान में होना चाहिए, पढ़ा लिखा हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ डिम्पल यादव। आज हमारे साथ मौजूद है 2 खास शख्सियत। आज हम इनसे शिक्षा से जुड़े सवालों के बारे में बातचीत करेंगे और हम इनसे जानेंगे शिक्षा के जो महत्व है इसके बारे में। तो पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आप दोनों अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा नाम विनय शर्मा है, हम लोगों ने इंजीनियरिंग ऑनर्स किया है, ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग IIT मेंस। My name is Vishal Sharma and I have also an engineer. I have completed my engineering from JNIOT College, Greater Noida in Civil Engineering Department. हमारी पहली शुरुआत तो पेपर लीक मामले से ही होगी, क्योंकि पेपर लीक से बच्चे इतने परेशान हो गए हैं। और इस बारे में आप 2 टीचर हैं, टीचर होने के नाते आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पेपर लीक आए दिन इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। वो तो है। एक्चुअली में क्या होता है, बच्चे दिन रात मेहनत करके मतलब अपना पूरा पोटेंशियल लगाते हैं। उनके घर वाले कोचिंग करवाते हैं, मतलब कोचिंग जैसे बिजनेस जैसा बना रखा है। इवन देन गरीब लोग के घर वाले कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करते हैं, अपना घर बेचते हैं, अपना घर गिरवी रख के या फिर कहीं खेत अपने गिरवी रख के, जैसे तैसे करके वो पैसे अरेंज करके बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन दिलाते हैं बच्चों को। इवन देन बच्चा मेहनत करता है, फुल पोटेंशियल देता है, लेकिन जब बात आती है एग्जाम की, तो एग्जाम देने बच्चा जाता है, मतलब दिया है पूरा। जैसे इसी बार नीट के एग्जाम को देख लो, एनटीए ने इतना बड़ा स्कैम किया है कि आप इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब कोई बच्चा है जिस मतलब आप उसके फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? वो साल भर मेहनत कर रहा है। इवन हम एक बच्चे को जानते हैं जिसने साल भर इतनी मेहनत करी है, मतलब वो बच्चा दिन में कम से कम 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करता था। इवन वो एग्जाम देके आया, उसका 650 मार्क्स आया। अब दोबारा से एनटीए जैसे स्कैम हुआ है कि सारे बच्चों के एक साथ 730 नंबर आ गए। जैसे कोई एक सेंटर है बिहार में, वहां से बच्चों का जो एग्जाम है, एक ही सेंटर से 4-4-5 बच्चों के 720 नंबर आए। अब सारे कोचिंग्स क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। ठीक है, अपील करना भी चाहिए, बट उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों का मतलब उन्होंने साल भर मेहनत करी और उनके मार्क्स अच्छे भी आए, मतलब रैंक अच्छी आ गई है। अब एनटीए से वो रिक्वेस्ट करें कि आप री एग्जाम कराओ, मान लो री एग्जाम करवा भी देते हैं। अब क्या गारंटी है कि बच्चा जो छोड़ चुका है, मतलब एग्जाम कब से हुआ है, आई थिंक 2 से ढाई महीना हो चुका है। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि दोबारा से री एग्जाम कराओ, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस भूल चुका है। अब आप री एग्जाम कराते हो तो उसके उस बच्चे के साथ नुकसान हो गया। वो बच्चा अपना मेहनत करके उसने फुल पोटेंशियल के साथ दे दिया, अब उसका बीच में पोटेंशियल टूट गया।
प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि पढ़ाई के लिए जो एक डायरेक्शन चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। बच्चा उससे थोड़ा सा हट गया, वो खुश था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और हो भी गया। बट जी, तो हमारा सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे का रीजन, क्योंकि आप लोग टीचर हैं, आप लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो कुछ तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इसके पीछे जिम्मेवार हैं कि वो मेहनत करने से बच रहे हैं और पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ ना थोड़ा सा सोसाइटी का जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस मैटर कर जाता है। जो बच्चे फाइनेंशियली अच्छे हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं बड़ा बड़ा कोचिंग, या फिर ये जो लीक का मामला है, आई थिंक आई शुड नॉट कमेंट ऑन दिस, बट मुझे बस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज में पैसे दे के और उसके बाद जो एग्जाम होता है उसको लीक करवा देते हैं। अब जो बेचारे गरीब बच्चे, उनका क्या, मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। हमारी सोसाइटी में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट के पास इतनी सीट्स ही नहीं है जितने बच्चे पढ़ने वाले। अब उस केस में भी आप उसमें स्कैम कर रहे हो कि जो बच्चे ना पढ़ने वाले आप उनको सीट दे रहे हो पैसे के टर्म पे। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आई थिंक फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं इस वाली चीज को ना ज्यादा प्रमोट करता है। तो गरीब बच्चे तो वाला कर ही नहीं सकते, तो पढ़ने या ना पढ़ने का आई थिंक मैटर नहीं होगा यहाँ पे मैटर जो होगा ना वो फाइनेंशियल होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये पेपर लीक के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या इसका असर है? बच्चा टोटली डिप्रेस्ड होता जा रहा है, अगर इन वन वर्ड अगर हम डिफाइन करें तो। जैसे कि आज अभी हम लोग कुछ बच्चों को जानते हैं तो उनके साथ कुछ इश्यूज हुए हैं, बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है बट अब इस टाइम पे वो डिप्रेस्ड है। इवन एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि भैया मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहता हूँ, बट इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर ये नहीं होगा। मतलब बच्चे इस पढ़ाई को भी एक किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की भी गारंटी या श्योरिटी नहीं है कि भैया मेहनत करने के बाद भी क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है हर स्टूडेंट के माइंड में। अच्छा, हमारा ये सवाल भी है कि एक टीचर होने के नाते जब पेपर लीक की चीजें सुनने को मिलती होगी तो टीचर लोग को कैसा लगता हो, आप लोगों को कैसा लगता है सुन के? इसके मामले में अगर कमेंट करें तो जितना बुरा बच्चों को लगता है, मेरे हिसाब से अगर जो एक ट्रू टीचर होता है उसको भी उतना ही ज्यादा बुरा लगता है। क्यों? जिन लोगों ने कोचिंग्स को बिजनेस नहीं बनाया, जो लोग दिल से बाय हार्ट पढ़ाते हैं, उन लोगों को स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक सही कंटेंट प्रिपेयर करने में और डिलीवर करने में ना मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो रिजल्ट टीचर के साथ साथ वो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी नहीं मिला है, क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन ना होना टीचर का इससे बड़ा फेलियर क्या ही होगा। तो इसमें टीचर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है अपना कि मैं क्या कर सकता हूं। इसमें टीचर का भी फेलियर है कि भाई हमने इतना मेहनत किया और पेपर एग्जैक्टली। अच्छा, एक अभी मामला आपने सुना होगा कि एक लड़की का रिजल्ट नहीं आया था नीट का ही, और उसने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में शायद एक पिटीशन फाइल की है। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि उस स्टूडेंट का जो आंसर सेट था वो बिल्कुल फटा हुआ निकला। तो इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो एक्चुअली मैंने भी रिव्यू ली। ऐसा था कि उस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसके उसमें आए थे 560 मार्क्स आए थे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसके जो मार्क्स आए थे वो 580 थे। अभी उसने दिन रात एक करके मेहनत करके एग्जाम दिया और उसके जो मार्क्स थे वो एनटीए की मार्किंग स्कीम के साथ मैच करने के बाद भी 715 बन गए। बट जब आंसर की देखी, मतलब उसका रिजल्ट ना शो ही नहीं कर रहा था। जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो उसमें दिखाता योर रिजल्ट इज नॉट जनरेटेड। और उसने सोचा शायद ऐसा कुछ होगा कि इतने सारे बच्चे हैं लाखों एग्जाम दे रहे हैं, उसको ऐसा लगा शायद ट्रैफिक ज़्यादा है, इस केस में रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। और उसने फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद वापस से चेक किया, तब भी वही शो कर रहा है। तो उसने एनटीए को मेल डाला कि मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो उधर से जो रिप्लाई आता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट। रिप्लाई में क्या बोलते हैं लोग, ईमेल में उसकी फटी हुई मार्किंग स्कीम जो थी, उसकी OMR सीट थी, उसको भेजते हैं और उसमें बोलते हैं कि आपकी OMR सीट फटी हुई लिखी है तो आपका रिजल्ट इसलिए जनरेट नहीं हुआ। मीन्स बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा सोचे, अगर कोई बच्चा अपनी शीट फाड़ेगा तो उस केस में क्या इन्विजिलेटर उस सीट को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब एंटी इतने इलॉजिकल, इतने ज्यादा इलॉजिकल है जो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अब उस केस में बच्चा क्या करे? उसके पास प्रूफ तो है नहीं, जैसे कि नहीं मैंने सही सीट जमा किया। बिल्कुल। अब वो क्या बोल रहे नहीं आपने फटी हुई सीट इन्विजिलेटर कैसे एक्सेप्ट करेगा?
अब उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं हो, बच्चे ने मेल किया, देखो क्या रिप्लाई करते हैं। अब इसकी शायद सुनवाई भी होने वाली है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा सिस्टम का ही दोष है कि बच्चे का पेपर फट जाता है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसमें गवर्नमेंट के मामले में अगर आप बोले तो बिहार में अभी कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, पता चला था नीट का पेपर लीक हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेटेड है, हमें बोल सकते हैं। नीट जैसे पेपर जिसे इंडिया के टॉप ये में रखा जाता है, और ऐसे पेपर अब लीक होने लगे। अब हमें लगता है कि कुछ दिन बाद ऐसा सुनने को मिलेगा कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया। वही होगा, देखने को मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट चल रही है हिसाब से लगता नहीं बच्चों को भला होना है, वो तो अच्छे दिन आने वाले हो। क्योंकि पहले 10th 12th के होते थे, उसके बाद फिर ये पुलिस भर्ती वगैरह, अब तो इस बार नीट का भी सुनने को मिल गया कि नीट का भी हो रहा है। जी, अब हम आपकी ओर चलते हैं। आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप अपने कोचिंग में क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ साइंस साइड का है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं हम लोग सिर्फ उसी को टीच करते हैं, मीन्स ओनली पीसीएमबी डिपार्टमेंट साइंस साइड। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? केमिस्ट्री एंड बायो इज माइन, एंड फिजिक्स और मैथ। जी, आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि आप एक इंजीनियर हैं, तो उस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आप बायो पढ़ाते हैं, तो ये तो काफी लॉजिकल बात होगी, ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे से फर्स्ट टाइम भी पूछा गया, कोई भी पेरेंट्स भी बनाते हैं तो उनका क्वेश्चन भी यही होता है कि मैं मैथ्स डिपार्टमेंट, इवन मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स की डिग्री ली है मैथ्स डिपार्टमेंट में। इवन अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स में मैंने अपने कॉलेज में टॉप भी किया था, मतलब ब्रांच टॉपर था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करूँ, एक्चुअली मेरे पास 11th में पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स थे। आफ्टर 12th में इंजीनियरिंग में चला गया, बट कहीं ना कहीं बायो में मेरा इंटरेस्ट था। बायो की बुक्स में जनरली एज अ टाइम पास के लिए पढ़ता रहता था। जब कुछ बच्चे थे उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, जो मेरे से 9th-10th में पढ़ते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हमें बायो पढ़ाइए, हमें कहीं भी कोई भी क्लासेस नहीं मिल रही है इसमें। तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया तो रिजल्ट बहुत शॉकिंग, उनके 90s में गए थे रिजल्ट। उसके बाद फिर बच्चों की डिमांड्स पे पढ़ाना शुरू करा। इवन इसी साल में, इस साल बोला गया है कि सीबीएसई में ड्यू टू इलेक्शंस है जो भी है 10,000 से प्लस रीचेकिंग के फॉर्म भरे गए। मेन सीबीएसई में भी ये चीज हुई है जो नीट में हुआ है, बट स्टिल हमारे पास केमिस्ट्री और बायो में 90s, हमारे काफी सारे 90s आई 12th क्लास में। तो मेरे ख्याल से ये हैंडल हो पा रहा है, और मैं 11th में फाउंडेशंस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। इवन मेरे आधे बैच ने इस टाइम पे नीट आफ्टर जस्ट 12th क्रैक कर दिया। हाँ, नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, बट क्लियर करना भी अपने आप एक बड़ी बात होती है, वो भी ऐसे नीट एंट्री स्कैन के साथ। जी, बाकी मतलब ये तो बच्चे अच्छा समझ रहे हैं, आपसे यही बड़ी बात है, आप काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आप एक्चुअली मेरा फिजिक्स और मैथ्स का डिपार्टमेंट है, मैं इंजीनियरिंग करके आया, तो उसी में मैं अपना आगे कंटिन्यू रखता हूँ। तो फिजिक्स और मैथ्स के नोट्स हमारे एक्चुअली में ऐसे रहते हैं कि कोई बच्चा बस केवल 11th-12th में जो क्लास के नोट्स हैं बस केवल वही करके जाएगा, तब भी वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर लेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी अब आईआईटी मेंस का एग्जाम होगा, या फिर मान लो नीट का एग्जाम है इनका, तो ऐसा सेट का एग्जाम होता है, सीयूईटी का एग्जाम होता है, तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं। बट इनमें ना 11th-12th दोनों का सिलेबस आता है। अब बच्चा 12th पढ़ रहा है तो एक्चुअली में 11th का थोड़ा पोर्शन उसका वीक हो जाता है, बट इवन देन अगर वो केवल 12th के नोट्स पढ़ के जाता है, जैसे इस साल का रिजल्ट है, आई थिंक 85 परसेंटाइल कोई बच्चा था हमारी क्लास का, उसने 85 परसेंटाइल मेंस के एग्जाम में स्कोर किया ऑन द बेसिस ऑफ 12th, बस 11th का ऊपर से पढ़ के गया। अब अगर बच्चा केवल क्लास के नोट्स 11th-12th के साथ साथ पढ़ लेता है तो बहुत अच्छे से वो एग्जाम क्रैक कर लिया, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना कर लिया कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। अच्छा, इस बार आपके बच्चों में नीट किसका क्लियर हो रहा है? किसी का? नीट क्लियरिंग की अगर बात करें तो नाम काफ़ी हैं जिन्होंने नीट क्लियर किया है। ठीक है, मैं रिजल्ट्स वगैरह को शो कर दूँगा कि जो 200 प्लस 250 प्लस तो मतलब आराम से हैं, जो सिर्फ 12th बेसिस पे हुआ है इस बार, उनका अवेलेबल होगा। कितने टाइम से ये कोचिंग आपको चल रहा है? एक्चुअली 2016 में मैं 12th पास आउट हूँ, उसके बाद हम लोगों ने आईआईटी के लिए ड्रॉप किया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशूज़, कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, हमें उस साल से ही पढ़ाना पड़ा। मीन्स 2014 में जब मेरा 12th का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी, और आज अभी तक मतलब चल रहा है। मतलब 12th क्लियर करते ही आप दोनों ने पढ़ाना शुरू कर दिया? आप दोनों भाई है ना? हाँ जी। कौन बड़े कौन छोटे? एक्चुअली मैं बड़ा भाई हूँ, वही छोटे। पर देखने में तो वो बड़े लग रहे हैं और आप छोटे लग रहे हैं। तो मतलब इतनी कम उम्र में बच्चों को पढ़ाना, जिस उम्र में हमें खुद पढ़ना होता है,
उस वक्त हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम पढ़े और कुछ करें, उस वक्त अपने लोगों को, तब वो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, कितने लोगों को पढ़ाना शुरू किया? एक्चुअली हम लोगों ने ट्यूशन प्रोवाइड करते, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, हम जहाँ रहते थे हम लोग रेंट पे रहते थे, तो हम लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, हमारा डेली फुल नाइट होता था, फुल नाइट लगाना होता था। तो गली में लोगों ने देखा कि सिर्फ पढ़ते रहते, तो काफ़ी लोगों ने फिर रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को पढ़ा दें, तो उनका बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, पहला फीस क्या मिला था आप लोगों को? 2 या 3 बच्चे थे अराउंड, उनमें भी होम ट्यूशन की फीस हमें 800 रुपये मिली थी। 2 बच्चों की, 2 बच्चों की, मतलब एक बच्चे के 400 वो भी होम ट्यूशन था। एक्चुअली हमारे एक छोटा सा रूम था, मतलब उसमें बस एक बेड पड़ जाता था ना, बगल में किचन के नाम पे क्या, बस एक सीट पे एक स्टोव रखा हुआ था, बस इतना बड़ा रूम था, उसमें कैसे किसी बच्चे को पढ़ाते। अब उसके साथ हमारे मतलब पढ़ाने को कोई ऐसा सच सपना नहीं था, बट जैसे हम लोग अपनी मेहनत कर रहे थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत ज़्यादा थी। उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता चला गया। बच्चे इतना ज़्यादा प्यार मिला कि बस बच्चों ने बोला कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसी के साथ आगे कंटिन्यू करें। तो 2016 के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पढ़ाना ही शुरू किया, तो आप लोगों ने अपनी पढ़ाई कैसे की? एक्चुअली ड्रॉप आउट में तो मतलब करके हम लोगों ने यहाँ पे वैसे फाइनेंशियल इशूज को काफ़ी फेस किया था। अगर मैं इनकी एक स्टोरी डिस्कस करूँ तो एक कॉमेट के नाम का एग्ज़ाम होता है जो कि बैंगलोर के लिए होता है। उसमें क्या होता है उस कॉलेज में जाने के लिए कि हमें फी प्लस नॉलेज दोनों चाहिए। एंट्रेंस इन्होंने क्लियर कर दिया था, इवन एक हफ्ता बैंगलोर रह के भी आया था। आई थिंक मेरी 1400 समथिंग रैंक थी, तो ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, 1400 समथिंग रैंक। काउंसलिंग के लिए फीस भी जमा करी, हम जिनके पास पढ़ते हैं उन्होंने गाइड किया कि बच्चे बहुत अच्छा कॉलेज है और आपको ना लोन मिल जाएगा, और लोन के नाम पर बस खाली लोग कह देते कि लोन मिल जाता है। हम लोगों ने उस टाइम आई थिंक 50,000 जमा कर दिए थे। काउंसलिंग करने में गया था, बैंगलोर रह के भी आया था, 2 से 3 दिन रह के आया था। काउंसलिंग में कॉलेज में मिला था, BBB हुबली करके एक कॉलेज है गोवा का, वो सबसे टॉप कॉलेज है। वहाँ से मैं CS से बीटेक करने वाला था, सीट मिल गई थी, अलॉट हो गया था, रूम अलॉट हो गया, सब कुछ। फाइनली जब कॉलेज में विजिट करने गए तो उन्होंने बताया कि आपका पर ईयर जो खर्चा आएगा वो आएगा 3.5 लाख से 4 लाख। अब 4 साल का बीटेक है तो फिर 16 लाख, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि पापा की सैलरी 10-11 हज़ार। अब ऐसी कंडीशन में कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं? तो फिर वहाँ हमने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी, हर बैंक के पास गए, बट उन सबको कोलेटरल चाहिए। बिना कोलेटरल के केवल एजुकेशन के नाम पे लोन कोई देने को तैयार नहीं था। अब उस केस में हमें सीट विड्रॉ करनी पड़ी, तो उस टाइम हमारा मतलब उस टाइम हमारे लिए 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम आई 25 से 30,000 रुपीज़ वहाँ पे कट हो गए, 20 से 25,000 रुपये बस वापस आया। तो वाकई ये तो हाँ, मतलब अगर गरीब बच्चा है जिससे ऐसी कंडीशन में, तो मतलब ये बहुत ही बुरा कंडीशन है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। लेकिन हमने एंट्रेंस बच्चों से क्रैक किया था, हमने एंट्रेंस क्रैक किया। अब काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि भैया, जैसे जितने भी बच्चे को हमें भैया बोलते हैं, सर के हमारा अच्छा नहीं लगता क्योंकि फॉर्मेलिटी लगती है। वाकई अभी तो आप लोग की उम्र ही क्या है, तो उसके बाद फिर भी हम लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया, हम दोनों ही लोगों ने। अब लोगों के मन में आंसर ये आता है, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी तो आपने प्राइवेट से कैसे कर दिया? एक्चुअली एक सीट होती है, क्योंकि हम प्राइवेट में भी एंट्रेंस क्लियर करके गए थे। गवर्नमेंट कॉलेज का आज फी स्ट्रक्चर है 80,000 पर ईयर, बट जो मेरा कॉलेज था वो ग्रेटर नोएडा के टॉप कॉलेज में काउंट होता है, NIET एक्चुअली। तो उसमें आप प्राइवेट कॉलेज का अगर आप गूगल पे फीस स्ट्रक्चर है 1,60,000 अराउंड आता है, बट उस कॉलेज की मेरी फीस गई है ओनली 25,000 पर ईयर। ये कैसे हुआ? क्योंकि एक एंट्रेंस होता है, हम दोनों ही लोग एंट्रेंस क्रैक करके गए थे, तो उस एंट्रेंस के अकॉर्डिंग जो बच्चा एलिजिबल है तो आपको अपनी रैंक के साथ कंप्रोमाइज़ करना है। ठीक है, अगर आपको जैसे हाई लेवल का कॉलेज मिल सकता है जिस रैंक के अकॉर्डिंग आपकी है, बट अगर आप कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अगर आप लो लेवल कॉलेज ले लो तो आपको वो सीट मिल जाती है जिसको FW बोलते हैं, फी। मेरी 25,000 थी, उनकी 18,000 थी, 18,000 एक साल की फीस। और वैसे उस कॉलेज की फीस कितनी हो गई? 1,60,000। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों ने फिर इंजीनियरिंग करके ऐसा नहीं सोचा कि हम आगे जॉब करते हैं? फिर ये कब मन बनाया आप लोगों ने कि नहीं, वो छोड़ के हम फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं? आज भी आप सर्च करेंगे क्या IIT 100% प्लेसमेंट देता है, तो इवन IIT भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपका 100% प्लेसमेंट हो जाए। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। और लोगों के दिमाग में शायद ये एक मिथ है कि मतलब अगर हमने IIT क्लियर कर लिया और हम वहाँ से पढ़ रहे हैं तो हमारा
लाइफ सिक्योर है और जॉब भी सिक्योर है, जॉब भी, पर ऐसा नहीं है। जस्ट आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सबका 90% सिलेक्टेड है, बट हाइप बहुत ज्यादा है, इतना सिलेक्शन इशू नहीं है। कितने लोगों का हो जाता होगा सिलेक्शन में? अराउंड इसका एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, बट 10 मैंने सर्वे देखा था 21 का। एक्चुअली उस टाइम मैं उसी में था कि जॉब मिल जाए कैसे भी कर करके। मैंने उस टाइम सर्वे में देखा था तो वहाँ उस टाइम जो IIT दिल्ली का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट रेट था वो था 35% से 40% उस टाइम का। इवन मतलब 60% बच्चे सोच रहे हो कि आप बिना प्लेसमेंट के बाहर निकले। हाँ, वो मैंने जैसे पहले बोला कि अगर बाहर निकलते तो IIT के नाम पे प्राइवेट जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। वही कोई अगर वैसे कॉलेज से गया तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। सही है, IIT का नाम बहुत बड़ा है, मतलब टैग लग जाता है तो फिर जिंदगी तो सेटल है। सच ऐसे नहीं बोल सकते आपकी सेटल नहीं है, जिंदगी तो सेटल है, अच्छा हो जाता है। बट वही सब कुछ है, वो ना कि नहीं सब कुछ यही है, ऐसा नहीं है। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है लाइफ का जिसमें आप लोगों ने इतनी सारी चीजें छोड़ी कोचिंग के लिए, तो कोचिंग से आप लोगों की कितने कमाई हो जाती ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, बट सच ऐसा हो जाता है कि हमने जैसे स्टार्ट किया था तो उस टाइम एक छोटे स्कूल में थे। अभी आप देख रहे हैं जैसे इतना बड़ा कोचिंग हो गया, धीरे धीरे होगा बच्चों की हेल्प। बस ये जो सब कर रहे हैं ना, अभी आप ऐसे मान सकते हो जो इनकम हो रही है वो सारी की सारी ना इसी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे तो अपने पास कोई सेविंग नहीं रखी है। अभी हमने जो घर बनाई है उसके ऊपर थोड़ा सा लोन लिया, तो वो सारा का सारा ये सोच के लिया है कि बस बच्चों के लिए दिक्कत ना हो। कल को हमारा कोचिंग रेंट पे था तो उस टाइम एक बार केस हुआ था कि बच्चे जैसे बर्थडे होता है, हमारा टीचर्स डे है तो उस दिन एंजॉय कर रहे थे, तो जो ऑनर थे वो आ गए थे अचानक से बीच में कि क्या हल्ला मचा रखा है। तो मतलब वो जो होता है ना कि अपना प्राइवेसी के नाम पे कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, एक आज़ादी होती है, वो फील नहीं था। तो उस दिन से आई थिंक 2 से 3 साल पुरानी बात है, तब से हमने कोई भी इवेंट नहीं किया यहाँ कोचिंग में। बस यही सोचा था कि कैसे भी करके अपना कोचिंग हो जाएगा तो फिर बच्चों को कम से कम अगर वो कभी भी एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी से आज़ादी मिल जाएगी। अभी कितने बच्चे आप आपके कोचिंग में पढ़ते होंगे? अराउंड 150 अराउंड बोल सकते हैं, एग्जैक्टली का तो नहीं है। और एक दिन में कितने बैच चलते हैं आपके? बैचेस एक्चुअली हमने कोई भी टीचर हायर नहीं किया हुआ है। आप दोनों ही पढ़ाते हैं? हम लोगों ने एक बार टीचर हायर करा था, बट बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया इवन कि 2-3 टीचर हम अब तक हायर कर चुके हैं, तो हमें सारी क्लासेस खुद ही हैंडल करनी होती है। तो कितनी क्लासेस हो जाती है? भी एक्चुअली 2-2 टाइम होती है सारी क्लासेस। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली में, जैसे हम जानते हैं कि सुबह का स्कूल भी होता है, शाम का भी होता है, तो सारी क्लासेस को ना 2-2 बार लेना पड़ता है। 9th का एक सुबह होता है, एक शाम को होता है, प्राइवेट स्कूल वाले का शाम को, गवर्नमेंट वालों का सुबह होता है, ऐसे ही 10th वालों का 11th-12th का। तो सुबह 7 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, 11 बजे तक चलती है, और उसके बाद इधर 3 बजे से स्टार्ट होने के बाद फिर रात को 9:30 तक जाती है। और एक बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो डिफरेंट बैचेस का डिफरेंट है। अराउंड आप बोल सकते हो कि 20 की सीटिंग्स रखते हैं, 20 की सीटिंग। तो ऐसा होता है कि जैसे एक साथ आपने 20 बच्चों को बुलाया, पढ़ा रहे हो, तो आप सब पे फोकस कर पाते होंगे? 1 घंटे की क्लासेस होते हैं? हाँ, एक्चुअली हम लोग 1 घंटे कभी देते ही नहीं। आप खुद सोचिए, जो हमारा 6 से 9:30 का जो टाइम अलॉट है 3.5 घंटे, इसमें सिर्फ 2 क्लासेस होती है। ये 3.5 घंटे में 2 क्लासेस है, तो 1 घंटे की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये है, हम लोग थोड़ा फ्रैंकली पढ़ाने में बिलीव करते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा दोस्त बन के रहता है। तो बच्चा हमसे क्लास में नॉर्मली पूछ लेता है, अगर बच्चा इंग्लिश नहीं पूछ पाता है तो हम बच्चे को क्लियर बोलते हैं कि आप मैसेज डालिए हमें, हम आपको अकेले बैठ के पूरा चैप्टर करा देंगे। मीन्स हमसे अकेले बैठ के पढ़ा देता है, जो हमारे पर्सनल लाइफ का टाइम वो भी हमसे दे देंगे। ऐसे है ना एक्चुअली कि बच्चे ना ये सोचते हैं कि बगल में जो बच्चा बैठा है, अगर मैं डाउट पूछूं तो वो क्या सोचेगा। तो हम लोग ना एक क्लास के बाद हमेशा बोलते हैं कि आप ये मान के चलो कि सारे के सारे बेवकूफ बैठे, सारे के सारे तुम्हारे आसपास तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, तो जो भी तुम्हारे मन में, तुम ये मत सोचो कि आसपास वाला क्या बोल रहा है। तो अच्छा ये बताइए, आप सारे कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे हो गए हैं, तो सबसे अलग हटके आपके यहाँ क्या बच्चों को ऐसा मिलता होगा कि बच्चे आपके पास? इससे मैं 4 से 5 फैसिलिटीज में बोल सकता हूँ जो एक्स्ट्रा है। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ क्लासेस का टाइम कभी फिक्स ही नहीं है। इवन मैं आपको एक बात बताऊँ तो बच्चे बोलते हैं कि हर जगह क्या होता है, टीचर्स बोलते हैं कि अब टाइम हो गया, दैट्स ऑल राइट। हमारे यहाँ संडे की क्लास जब हम लेते हैं तो बच्चे हमसे बोलते हैं कि भैया अब छोड़ दीजिए, अब थोड़ा रेस्ट मिल जाना चाहिए हमें, तो हम इसलिए तब क्लासेस छोड़ते हैं। दूसरी बात ये है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हर क्लास का। इवन जैसे बच्चे को उसमें कोई भी शर्माना नहीं है, इवन रात को 12-1 बजे भी बैठ के पढ़ रहा है, 2 बजे बैठ के पढ़ रहा है, उसको कोई डाउट आता है
तो या तो कोई बच्चा ही क्लियर कर देता है, अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग के फॉर्म में उसको आंसर क्लियर कर देते हैं। मींस बच्चे को डाउट्स के लिए क्लास का वेट करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल कुछ बच्चों को ऑनलाइन समझ नहीं आता तो वो मैसेज डाल सकता, तो हम उसको अगले दिन बगल में बैठा के अकेले बैठा के क्लियर कर देते हैं। अच्छा, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को पेरेंट्स को बस एक ही बात बोलना चाहते हैं कि ना अपने बच्चे को प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि अगर आप मार्क्स के लिए प्रेशराइज कर देते हैं ना तो हम जैसे इस लाइन में है तो वो समझ में आता है, बच्चा ना फिर मार्क्स पे ही फोकस करता है। इवन एक बच्चे की कहानी बताता है, अभी आई थिंक एक हफ्ता हुआ होगा, उसके 10 में मार्क्स कम रहे तो उसके 11 में साइंस आई थी, कॉलेज में स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं तो दूसरे स्कूल में। अब वो बच्चा अपना मेंटल स्टेटस ऐसा लेके रखा है, उसने बस एक बात बोली, भैया आप ये बताइए कि क्या करना है, बस मेरे नंबर आने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। मतलब बच्चे का डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में चला गया, उसको बस नंबर चाहिए, चाहे आप रटवा के लाओ चाहे कैसे भी लाओ, और इसी का फिर बाकी कुछ चीज़ में फायदा होता है कि आप बस ये रट लो, नंबर आने। नंबर लाना बिल्कुल आसान काम है, नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई का मेन मोटिव जो है ना वो है बच्चों का थोड़ा सा दिमाग खोलना, ग्रो करना कि एजुकेशन एक्चुअल में है क्या। हम लोग सोसाइटी ऐसी है जहाँ क्या बोलते हैं एजुकेशन का मतलब है अच्छी नौकरी। आप इतना सिंपल सा सोचिए, नौकरी मीन्स आप किसी की नौकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब किसी को नौकर बनाना नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अपना दिमाग को एक्सपेंड करो, थोड़ा खोलो, आसपास क्या हो रहा है देखो, जानो सबके बारे में, और अपना खुद का कोई स्टार्टअप करो। अगर आप किसी के साथ कंपनी में इन्वॉल्व होते हो तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा करो। दैट डजंट मीन कि आप केवल रट्टा मार लो, पास हो जाओ और रिजल्ट लाके किसी अच्छी कंपनी में लग जाओ। तो वही वो 3 इडियट्स वाला वही याद आ जाता है। अच्छा, आजकल बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो यूनिक तरीका अपना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो क्या ये सही है कि अलग-अलग तरीके से, यूनिक इन द सेंस जैसे कि आजकल बहुत सारे अलग-अलग चीजें, अलग-अलग बोलने का तरीका या फिर जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है वो बच्चों को याद रखने के लिए अलग-अलग वेज में समझाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि इनके लिए निमोनिक्स वगैरह होती हैं कि बच्चे के लिए कोई ट्रिक बना के हमने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो हमने बच्चे को क्लियर अभी बात बोलते हैं वेरी फ्रेंडली कि आप अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर या याद नहीं हो रहा है आप हमको क्लियर बोल दो। मैं हमेशा क्लास में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आपको अगर याद नहीं हो रहा तो आप एक बार बताइए, हम लोग मिल के निमोनिक्स बनाएंगे। क्लास में ही फ्रेंकली होके निमोनिक्स बन जाता है, क्लास में ही डेटा दर्ज करा देते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए 1.5 घंटे की क्लास में हमेशा सीरियस मोड में पढ़ाते हैं या फिर हंसी मजाक में होता है? हमारे क्लास में फुल ऑन हंसी मजाक चलता है, फुल ऑन हंसी मजाक चलता है। इसके बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो इवन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है टोटली आजकल जो चलता है फ्रेंडशिप से रिलेशंस या बॉन्डिंग वगैरह से रिलेटेड, तो हमारे एग्जाम्पल्स इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं, तो बच्चा फुल एंजॉय करके कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाता है, समझ भी पाते हैं, पूरी तरीके से फील कर पाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और होगा, ये आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये जो रिलेशनशिप होते हैं, तो जो हम एक दूसरे से क्लासमेट से लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं या दोस्ती कर बैठते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, इसका पढ़ाई पर क्या असर? एक्चुअली पता है इसकी जहाँ तक मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है, आजकल छोटे बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है जिसकी उसे कोई भी नीड नहीं है। अब पेरेंट्स से बच्चा बोलता है कि हमको ऑनलाइन क्लास करनी है, इसके लिए हमें फ़ोन दिला दो। बट आप खुद सोचिए, जो बच्चा 6, 7, 8 क्लास में है वो बच्चे का अभी मेंटली डेवलप नहीं है। अब उसके पास अगर फ़ोन आता है तो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होगा। और आजकल सब जानते हैं कि शॉर्ट्स वीडियोस का छोटे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम बायोलॉजिकल भी बात करें तो हम लोग को जैसे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बताया जाता है ये सब हार्मोनल होता है। अब आप जरा सोचिए 5, 6 क्लास के बच्चे में तो हार्मोन्स भी नहीं है, तब वो कैसे रिलेशनशिप बना रहा है? बायोलॉजिकल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही सेंस है, वो है शॉर्ट्स देख के हमें कूल बनने की कोशिश करनी है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है सारा, क्योंकि आजकल छोटे-छोटे बच्चे 4 क्लास में, 5 क्लास में, वो भी रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली, ये सोशल मीडिया है। इसके बारे में आप एक ऐसे टीचर होने के नाते आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? हमारे हिसाब से बच्चे के पास फोन होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि फोन होने का पॉजिटिव मीनिंग भी होता है, बट इन 90% केस बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। या तो बच्चे के पास मैच्योरिटी हो, और हम सब जानते हैं हमारे सोसाइटी में इतने छोटे बच्चे के पास मैच्योरिटी हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है रेशियो में कंपेयर।
आपके कोचिंग सेंटर में ऐसा कुछ देखने को मिला या सुनने को मिला? नहीं, बच्चे हमको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो बच्चे समझ जाएंगे, इंटरव्यू जो देख रहे हैं, कि मेरी क्लास का रूल है, अगर बच्चा मेरे को फुल्ली ओबे करता है, हमारी क्लास का बच्चा आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, किसी भी सोशल मीडिया पे होगा। इवन जो मैं नीट का ड्रॉप बैच ले रहा हूँ उसमें भी बच्चा इंस्टा, फेसबुक किसी पे भी नहीं है। मैंने सोच सकता हूँ 12th क्लास का पर्सनल फोन भी है, बट स्टिल देयर इज नो सोशल मीडिया। ये तो मतलब एक अलग ही चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि ठीक है सोशल मीडिया से आप दूर रहो, पर कहीं ना कहीं देखिए कि सोशल मीडिया लोगों के लिए यूजफुल भी है, काफ़ी कुछ नॉलेज की बातें भी वहाँ से सुनने को मिल जाती है। एग्जैक्टली, लेकिन आप खुद सोचिए छोटे बच्चा किस में इंटरेस्ट होगा, उसे जाहिर सी बात है, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, उसे नॉलेज से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। ना वो न्यूज़ में जाना चाहता है, ना वो किसी भी चीज़ में, वो उस चीज़ को देखना प्रीफर करता है जिसमें उसे मज़ा आता है। अब बच्चे को जो छोटा बच्चा है, जाहिर सी बात है उसे मज़ा किस चीज़ में आएगा, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। अच्छा, इतने बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो उन्हें आप फ्री में कोचिंग दे रहे हो सब बच्चे को? एग्जैक्टली, अगर मैं बताऊं तो अब तक काफ़ी बच्चे ऐसे रह चुके हैं। एक्चुअली हम करते क्या, हम फी कम नहीं करते क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे कोचिंग में, बट अब सवाल ये उठता है अगर हम कम नहीं करते, अब जो बच्चा फाइनेंशियल वीक है वो क्या करेगा? तो अगर कंडीशन खराब है तो हम उसका फ्री पढ़ाते हैं उसको। इवन बट इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ते भी हैं, सब कुछ होता है, बट एट लास्ट वो रिस्पेक्ट नहीं करते। ये जैसे होता है ना कि यूज़ करना, कि बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते हैं ना, वैसे ऐसा भी होता है। ऐसा हुआ है 1-2 साल पहले, कुछ साल हुआ है कुछ बच्चों के साथ ऐसा, जिनको हम इवन आप बिलीव करेंगे 8-8 घंटे 9-9 घंटे की पर डे क्लासेस हमने जिनको दी है, बट लास्ट टाइम में अब वो रिस्पेक्ट नहीं करते। इवन हमने फ्री पढ़ा है 6 साल 7 साल में उनसे फीस ही नहीं दी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बट क्या कर सकते हैं, बट हम लोग तो अपनी तरफ से करते हैं। मतलब ऐसा देखिए तो उन लोगों को आप लोगों को बहुत सम्मान करना चाहिए बेसिकली ऐसे टीचर को जो फ्री, आजकल तो फ्री कहीं हो ही नहीं रही है पढ़ाई। एक्चुअली होता है क्या है, मैं डिफाइन करूँ तो जो कहावत है ना, वो कहावतें सारी सच होती है। बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है। जो चीज़ इजीली मिल जाती है ना, बच्चा उसकी कदर नहीं करता। तो बस यही है, इसी वन लाइन में डिफाइन हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी बच्चे को आप फ्री पढ़ाए हो और उसने एक कामयाबी हासिल की, ऐसा कोई बच्चा? एक्चुअली जब हमने पढ़ाना शुरू करा तो हमने काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ाना शुरू करा, तो जो हमने पुराने स्टूडेंट्स थे तो वो भी कॉलेज लाइफ में, बट उन्होंने अच्छे एंट्रेंस क्लियर भी करे। इवन मेन अगर हम बताएं तो 90s में आधा बैच गया था, तो पेरेंट्स काफ़ी हैप्पी रहते हैं। इवन अगर मैं बोलूँ तो पेरेंट्स बाय हार्ट इतने खुश रहते हैं कि जो रिजल्ट वाले दिन होते हैं वो मिठाइयाँ खत्म नहीं होती हमारे घर में। बच्चे इतना वो करते हैं हमारे लिए, वो बस बच्चों का प्यार है। ऐसा कोई लाइफ का अपना इंसिडेंट बताइए जो काफी बुरा रहा? बुरा तो फाइनेंशियल कंडीशन ही है कि वो तो सबसे बुरी थी, इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। बस वही एक केस था कि 12th के बाद तो ये 10th पास हुआ तो 10th में 98% मार्क्स थे। सारे घर वालों को होता है ना कि लगता है कि बस अब यही मेरी सारी जी उम्मीद हो जाती है एक बच्चे से। तो हमारे पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा उम्मीद थी हमसे, इवन हमारे पेरेंट्स ने बोला था कि हम आपको एक गाड़ी खरीद के दे देंगे, आपका बस काम इतना है कि उसके ऊपर नीली बत्ती लगा। तो इतनी हाई लेवल की उम्मीदें हो जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है। ठीक है, उस टाइम था तो उतना ज़्यादा उम्मीदें थी तो सोचा सारी खुद ही करेंगे। तो 11th में जब साइंस की थी उस टाइम इतनी मेहनत से पढ़ा था, पूरे 11th तक लगा था, इवन जुलाई अगस्त तक मैंने 12th के जुलाई अगस्त सेशन का पूरा 11th 12th खुद से पढ़ के खत्म कर दिया। कोचिंग लेते थे? हाँ कोचिंग करता था, बट उसमें बस हेल्प के लिए जाता था। मतलब सिलेबस खत्म होता है जाके फरवरी मार्च में, मेरा सिलेबस जुलाई अगस्त तक पूरा का पूरा खत्म हो गया था। बस ये सोचा था कि बस IIT के पेपर लगाने हैं और उसका रेंडर दे देना, हो जाएगा सिलेक्शन। बट उस केस में पढ़ते मेंटल स्टेटस ऐसा हो गया कि थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था। उस टाइम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप मैंने तो पढ़ाई करने के लिए 3 से 4 महीने पढ़ाई नहीं करी, इवन दे मेरे 12th में 82% मार्क्स आए। 4 महीने बिल्कुल किताबें छुई नहीं, बस वही एक डार्क फेज था। बाकी तो सब जैसे लाइफ है तो आपने उतने टाइम किताबें नहीं छुई तो फिर अपने एग्जाम कैसे दिए? एग्जाम बस पहले ही इतना डीप पढ़ लिया था। बस बोर्ड के एग्जाम कहाँ सरफेस पूछा जाता है, और वहाँ IIT के लिए पढ़ा था तो डीप जाके पढ़ा था, तो ऊपर मुझे तो याद नहीं है। कितने मार्क्स आए?
12th में 82% आया, मेन बस क्वालिफाई नहीं हो पाया था, सो 70 नहीं, जस्ट क्वालिफाई हुआ था। इवन 10th में 98 और 92 हम लोग का रहा था, तो उस टाइम काफ़ी एंट्रेंस भी क्लियर करे थे। अच्छा, आप लोग इतने बचपन से ही पढ़ने में तेज थे और टॉप करते थे, जैसा मामले में काफी सम्मान करते थे। हम लोग कभी किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, बट एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये बचपन से टॉपर रहे हैं। बट मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, बट अभी डिस्कस नहीं कर सकता आपसे। मैं 7th 8th तक अगर मैं बताऊँ, मैं एकदम डफर था। मैं एकदम पापा से बोलता था कि मैं 12th के बाद सिर्फ मजदूरी करूँगा, बट मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। बट सडनली 9th में कुछ हुआ था, समथिंग इगोइस्टिक हुआ, तो उसकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे 10th में 92 रहा। इवन मेरे पेरेंट्स को बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने बोला ये किसी और का रिजल्ट है, इसके तो 92 आ ही नहीं सकते। उन्होंने बोला 80 आ जाए बड़ी बात है उसके लिए। तो मेरा रिजल्ट 2 से 3 बार चेक हुआ था, तब जाके उन्हें बिलीव हुआ कि मैं भी 92 कर सकता हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे एंट्रेंस क्लियर होते चले गए। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी ट्रॉफीज कलेक्ट करी, काफ़ी हमारे पास ट्रॉफीज वगैरह। ये जो सारी ट्रॉफीज वगैरह ये सब हम लोगों ने, इसमें से कोई भी स्कूल लेवल की नहीं है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं। इवन मेरे पास फॉरेन के भी सर्टिफिकेट्स हैं। और अगर मैं सेकंड थिंग डिस्कस करूँ, मैं हूँ जरूर मैथ्स बैकग्राउंड का, बट आज मेरे पास एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इनके भी सर्टिफिकेट्स हैं। इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की मैंने वो करी है, जैसे बोलते हैं कि ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह, उसकी मेरे पास वो भी है। अच्छा, बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? मैं बस यही बोल रहा हूँ बच्चे से कि मतलब सोसाइटी को ना देखें, जो जो बोले उसको बोलें। आप बस पढ़ाई के साथ साथ में लाइफ जीजिए। केवल पढ़ाई लाइफ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में जिंदगी जीना ना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उससे आप जितना सीखोगे उतना पढ़ाई से नहीं। आप अगर दिन में ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा पढ़े, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए और थोड़ा टाइम अपना खेलने पे भी दीजिए। तो खेलना जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई से भी ज्यादा है। सच आप कह रहे हैं। आजकल बच्चे क्या हो गए, खेल छोड़ के फोन में लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोन में लग जा रहे हैं और उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो एकदम डिटोरिएट होता चला जा रहा है। मतलब उनका मेंटल स्टेटस तो खराब हो ही रहा है। जैसे अगर थोड़ा सा बायोलॉजिकली अंदर जाए, मेंटल स्टेटस ऐसा होता है कि अगर आप कोई डेटा लेते हो तो दिमाग उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। यहाँ जैसे क्लास में कई सारे बच्चे आते हैं, वो देखते हैं, वो मोबाइल चलाते चलाते आएंगे, ठीक है, अब क्लास में आके बैठे हैं, तो हमें नहीं पता होता है हमारा दिमाग में बैकग्राउंड में कोई पुराना जो कंजम्पशन, जो डेटा में कंज्यूम किया उसी को प्रोसेस कर रहा होता है। और बच्चे सारी बात को समझते नहीं, वो सोचते हैं मोबाइल बंद किया मतलब अब मोबाइल से हट गए। ऐसा नहीं होता है। मोबाइल आपने चलाना छोड़ दिया, उसके बाद भी कम से कम आधा घंटे तक ऑन द बैकग्राउंड ना वही डेटा प्रोसेस करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में आप कह सकते हो वो डेटा स्टोर होता है। इवन आप देख लीजिए, आप कोई मूवी देखने हटते हैं तो आपके बैकग्राउंड में आपके दिमाग में वही मूवी चलता है कि हीरो ने ये किया था, वो किया था, सेम। बट मेरा इस पर थोड़ा सा अलग है कि मेरे ख्याल से अगर बच्चे की सक्सेस जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो उसके पेरेंट्स हैं। और आज की डेट में मैं बताऊँ, जितना मैं बच्चों के साथ जैसे फ्रैंक रहता हूँ तो काफ़ी बच्चे मेरे साथ डिस्कस करते हैं। आज हर बच्चा, अराउंड 90% बच्चे अकेले इन द सेंस वो चाहते कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझें, बट पेरेंट्स नहीं समझ पाते, वो उन्हें बस फोर्स करते रहते पढ़ाई के लिए। इवन मेरे हिसाब से बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा अगर पेरेंट्स बच्चे को समझे एक बार, तो वो बाहर खुद ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा अगर उसे घर में शांति मिलेगी। थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट चाहिए, तो पेरेंट्स की तरफ से मिल जाएगा तो बच्चा बहुत कुछ बड़ा है। पेरेंट्स भी एक्चुअली ये बताते हैं ये चेन है। पेरेंट्स किसी और से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी और ने बोला कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो उसका सारा प्रेशर अपने बच्चे पे डाल देता है, तो ओवरऑल फेस बच्चे को करना पड़ता है। तो बच्चा इतना छोटा है बेचारा, उसे जिंदगी तो जीने दो यार, लेकिन वो प्रेशराइज करते हैं। और जो बच्चे कूल रहते हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें समझते हैं, अब वो बच्चा एक्चुअल में बहुत अच्छा स्कोर करता है। आज हम लोग बच्चों के फेवरेट हैं, बच्चे इवन टीचर्स डे पे हमें बहुत गिफ्ट देते हैं जो खुद बना के देते हैं। वो शायद सिर्फ इसीलिए, और हमारे पास से रिजल्ट सिर्फ इसलिए नहीं आते कि हम उन्हें पढ़ाते हैं। एक्चुअली पढ़ा तो सब दे रहे हैं, कंटेंट तो सब दे रहे हैं, हम बच्चों के साथ फ्रैंक रहते हैं जिससे बच्चे को लगता है भैया हमको बहुत समझते हैं। तो बच्चा ओपनली हमसे चीजें बोलता है, तो वो डिस्कस करके फिर उसका ओवरऑल करियर में ग्रोथ। अच्छा, स्टूडेंट और टीचर की रिलेशन कैसा है? टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से एक दोस्त होना चाहिए, बट विद सम लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस के साथ आप उसको फ्रेंड बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट टीचर से बच्चा कभी कुछ पूछ ही नहीं सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। आपने जैसे बताया कि मस्ती के अलावा आपके बारे में
मानना ये है कि जो प्यासा होता है ना उसको कुआं ढूंढना नहीं पड़ता, उसे कुआं मिल ही जाता है। तो जस्ट अगर मैं होर्डिंग्स लगा रहा हूँ, बोर्ड्स लगा रहा हूँ, तो इससे क्या मैं बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। पिछले 8 साल से बिलीव कीजिए हमने कोई भी हमारा आधा बच्चा आधा बैच टॉप करता है, बट इसलिए हमने कभी किसी टॉपर को फोटोज नहीं लिया, ना कभी कोई बैनर लगा, बट इसलिए हमारे पास बच्चे एक दूसरे से पता करके तब आते हैं। और हमने कोचिंग में भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखा है इसलिए, ताकि अगर बच्चा मेहनत करना चाहे तो हम उसे सपोर्ट करें। बच्चा एंट्रेंस में अगर फेल भी होता है, बट इसलिए अगर बच्चा हमसे बोलता है कि नहीं भैया आई वांट टू ट्राई, तो हम उसको मौका देते हैं। बट हमें हार्ड वर्किंग चाहिए, टफर वो चलेगा, टॉपर नहीं चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग चाहिए। एंट्रेंस का क्राइटेरिया इसलिए रखा है कि मान लो कोई बच्चा वीक है, वो क्लास में आ जाता है, बाकी बच्चों के साथ वो कॉम्पीट नहीं करता, तो उसको ना मन में अपने आप छोटा लगने लगता है। तो अगर हमें पता होता है एंट्रेंस लिया है, हमें पता होता है बच्चे का लेवल क्या है, तो जो वीक पोर्शन है बस उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना होता है उसका बच्चा, बाकी पूरी क्लास के साथ कॉम्पीट करता है। सर मार्केट में एक चीज और चल रहा है अभी कि लोग ये शिक्षा को बिजनेस बना रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? वो तो है ही, अब वो डार्क रियलिटी है, अगर आप उसके बारे में कमेंट करोगे ना, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब सोसाइटी का ऐसा हो गया है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कोचिंग को, और इसके चक्कर में हमारे पास कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो घरों में पढ़ रहे हैं। अब वो ऐसे पढ़ाते हैं, बताते हैं कि भैया इससे ही पर्सनल हो जाएगा, बट वो बताते हैं कि भैया काम दे देते हैं, अब उसके बाद वो अपना काम करने चले जाते हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे होमवर्क चेक बोले जाओ हला। तो अगर आप इस तरीके से करो तो बस ये अपील करना चाहता हूँ टीचर से कि आप ना बहुत बड़ा क्राइम कर दो, बच्चे ना उनके फ्यूचर के साथ आप बहुत गंदा बर्बादी करो, उसको बिजनेस मत करो। बच्चे को समझो, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है। अगर आप समझ पाते हो तब आप उस बच्चे को गाइड कर सकते हो। जस्ट केवल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस बच्चे को मत लो। अगर आप ऐसे करोगे तो उसका करियर बर्बाद होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे काफी कोचिंग्स में ऐसा भी होता है कि आप इतने % अगर बच्चे लेके आते हैं तो हम आपकी फी में डिस्काउंट कर देंगे, दैट मीन्स बच्चे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट अगर यही चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं डिफेंड करना चाहूँ एक पॉइंट को, तो अगर हमें जस्ट कोचिंग को बिजनेस बनाना होगा तो मैं एंट्रेंस का क्राइटेरिया कभी नहीं दूँ, क्योंकि एंट्रेंस से बच्चे जाते हैं अगर हम बच्चों को सेलेक्ट नहीं करें। कई बार ऐसे हुआ है कि बच्चों को पता चलता अच्छा वहाँ टेस्ट लेके बच्चे अंदर जाते हैं, तो मतलब ऐसे थोड़े से बैठ के सुनने उन्होंने बोले अच्छा अगर हमारा बच्चा अच्छा ही होगा पढ़ने में तो हम पास कोचिंग भी लगाते हैं। बट वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रेंस का ये है कि अगर आप टेस्ट देके आते हैं तो हमें पता चलता है आपका लेवल क्या है। आपका लेवल अगर आप पता चल जाएगा तो जो भी वीक पोर्शन है उसको तो काम कर सकते हैं, बट वो उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं आप टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट लेकर अगर बच्चा लोगे आप अपनी क्लास में तो फिर हम आपके पास भेजेंगे पढ़ने में वीक है, मतलब ये तो आपने समाज के लिए अलग सी शुरुआत की है कि कोचिंग में भी हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, वो बस इसलिए कि बच्चे का वीक पोर्शन पता चले कि क्या है, वो उसके फायदे के लिए। जैसे थोड़ा को एजुकेशन अब बनाने का हमने सोचा था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन हब बनाने, क्योंकि अगर इस एरिया के आसपास जो रहते हैं ना वो इस बात को समझ सकते हैं कि आसपास की नज़र में कूड़े को कूड़ा जो है वो बहुत गिरी हुई उससे देखा जाता है कि कूड़ा मतलब बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, बट इसे एजुकेशन हब बनाना है, इसलिए बच्चे सोसाइटी से। अच्छा आपके कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? हमारे कोचिंग का सेंटर का नाम ना एक्चुअली अल्ट्रा क्लासेस है, और अल्ट्रा भी रखा है फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट रेज होती है साइंस में, उनका एक अलग एस्पेक्ट होता है, तो उस एस्पेक्ट के बेसिस पर हमने अपनी कोचिंग का नाम अल्ट्रा क्लासेस रखा है। और उसमें भी जैसे यूट्यूब पे भी जो हमारे चैनल है स्टडी विद अल्ट्रा क्लासेस नाम से हमने बनाया है, उसमें देख सकते हैं कि हमारा जैसे डेमो वगैरह किस तरीके से रहता है पढ़ाने का तरीका। कितने व्यूज आ जाते हैं उसमें, कितने बच्चे पढ़ लेते हैं ऑनलाइन क्लास? अराउंड हमने वो बनाया है अपने ही बच्चों के लिए, एक्चुअली में हमने बनाया था। अब जैसे हम क्लास में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके दिखाते हैं, बट उतना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सिलेबस भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रहता है। तो अगर बच्चों का जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं ताकि बच्चा घर पे हमारे साथ इंटरेक्ट रहे। अभी 10 के 11 के व्यूज लगभग पहुंच जाते हैं, 10 के 11 के, बल्कि स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में ही। तो YouTube से अर्निंग होने लगी है? नहीं, YouTube पे भी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, YouTube पे भी हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। जस्ट वो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी रहती है उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस वो चैनल बनाया है। तो अभी तो बस क्राइटेरिया उसका फुलफिल नहीं हुआ है, इन फ्यूचर होगा तो उन बच्चों के लिए ही करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि शिक्षा से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हमें इनसे मिले, और बच्चों के पेरेंट्स को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को कैसा रहना चाहिए, एक टीचर को कैसे रहना चाहिए, इन सभी सवालों के तमाम जवाब हमें मिले।
इस तरीके के तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें बड़ी खबर। नमस्कार।